तो इस मंच से मैं तमाम किसानों का, अपने जो साथी हैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और साथ साथ शाहीन बाग की अपनी बहनों को सलाम करना चाहती हूँ। मुझे बहुत ही फख्र है इस बात को कहते हुए कि मैंने अपने राजनीतिक जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म का जो मेरा करियर था उसमें मैंने 2 आंदोलन कवर किए, CAA, एंटी-CAA और किसान आंदोलन। यही हमारी पहचान है। ये नेता हैं और ये उद्योगपति हैं और ये मीडिया है, हम इनके खिलाफ। जो पब्लिक इवेंट्स हैं उनमें बहुत कम जाती हूँ और उसकी एक बड़ी वजह भी ये है कि मैं बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती हूँ। सावरकर और सावरकरवादियों को मैं यहाँ से ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि ना तो हम मुड़ेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम डरेंगे। आप बचेंगे तो कल का दिन देखेंगे, तो जरूरी है कि आप बचे रहें ताकि आप कल का सूरज देखते रहें, क्योंकि शहीद होने में मेरे ख्याल से कोई बहादुरी नहीं है, जेल जाने में भी कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादा लोग वो चाहिए जो जेल से बाहर हो बजाय इसके जो जेल के अंदर हो, क्योंकि उन लोगों की आवाज उठाना भी बहुत जरूरी है जो जेल के अंदर है, और इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि कुछ लोग जेल के बाहर भी रहें ताकि हम आवाज उठाते रहें कि वो अपनी जिद पर कायम है कि वो लोकतंत्र को खतरे में डालते रहेंगे, संविधान की हत्या करने की लगातार कोशिश करते रहेंगे, और हम भी अपनी जिद पर कायम हैं कि जब तक हमारी आखिरी सांस बचेगी हम अपने लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, अपने संविधान की रक्षा करेंगे। कह रहे भाई नरेंद्र मोदी रूस जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हमें पता है कि ये क्या करके आ रहे हैं, वहां से कौन सा समझौता किसके साथ? मैं नागरिक हूँ, मैं सरकार बनाता हूँ, मैं सरकार बिगाड़ता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनाता हूँ, मैं प्रधानमंत्री हटाता हूँ। दलितों का सवाल उठाएंगे तो कहेंगे जातिवादी है, देखिए किसान आंदोलन। मुसलमानों का सवाल उठाएंगे तो कहेंगे सांप्रदायिक है, जिहादी है। अगर ईसाई आ गए तो कहेंगे वेटिकन से पैसा आ रहा है। सिखों को लेकर तो आपको पता ही है कि तमाम तरह के खालिस्तानी से लेकर और ISI और तमाम तरह के बदनामी के वो दाग लगाए गए जिसको धोते धोते शायद 380 दिन किसान आंदोलन के गुजर गए। दिल के बहुत करीब है ये आंदोलन, सबको पता है क्या कहना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल साफ संदेश है, कहना क्या है, चाहिए क्या, हमारा मैसेज क्या है और हम यहाँ क्यों हैं। कोई ना कोई खतरा उठाकर आया है। किसी को कोई कहेगा कि भाई देखिए एंटी नेशनल है, एक खास धर्म के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा एजेंडा, मतलब ये सोचिए आप वेल मीनिंग लोग भी जो कहते थे कि ये खालिस्तानी लोग हैं, इनको कनाडा से पैसा आ रहा है, इनको पाकिस्तान से 1 घंटे अपने वो 5 स्टार स्टूडियो से बाहर निकलकर रिपोर्टिंग करने नहीं जा सकते क्योंकि पसीना आ जाएगा, मेकअप खराब हो जाएगा, कोट पैंट नहीं पहन पाएंगे। मैं हमेशा जब भी अपने कार्यक्रम करती हूँ या लोकतंत्र की जब भी बात करती हूँ या संविधान की बात करती हूँ तो उस पर बहुत अहम होता है कि कैसे उसको इंक्लूसिव या समावेशी बनाया जाए, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उस हर व्यक्ति का अपना एक नजरिया है। और जो बात मेरी बहन ने कही इससे पहले, वो किसान आंदोलन की नाकामी नहीं है, किसान आंदोलन ने किस तरह से नई उम्मीदें जगाई है कि हर व्यक्ति को किसान आंदोलन से अपने सिरे से अपनी तरह की उम्मीद थी, महिलाओं को अपनी तरह की उम्मीद थी, दलितों को अपनी तरह की उम्मीद थी। मैं इत्तेफाक से वहां मौजूद थी और मैं लाइव देख रही थी और बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही मैं कहूंगी एक चील नुमा, एक वल्चरिश जो मीडिया था वो लगातार पीछा कर रहा था कि अगर दलितों का सवाल उठाएंगे तो कहेंगे जातिवादी है, देखिए किसान आंदोलन। मुसलमानों का सवाल उठाएंगे तो कहेंगे सांप्रदायिक है, जिहादी है। अगर ईसाई आ गए तो कहेंगे वेटिकन से पैसा आ रहा है। सिखों को लेकर तो आपको पता ही है कि तमाम तरह के खालिस्तानी से लेकर और ISI और तमाम तरह के बदनामी के वो दाग लगाए गए जिसको धोते धोते शायद 380 दिन किसान आंदोलन के गुजर गए। और हर हफ्ते ये समझ लीजिए आपकी ये लगता था, हर हफ्ते कमोबेश ये लगता था कि अब आंदोलन खत्म हुआ और तब आंदोलन खत्म हुआ। और आपको ये भी अच्छी तरह पता होगा कि किस तरीके से जो तथाकथित जो दरबारी मीडिया है, वो उस दरबारी मीडिया ने भी कमोबेश हर हफ्ते 10 दिन बाद कहते थे ये आखिरी रात है किसान आंदोलन, ये आखिरी दिन है किसान आंदोलन। अब देखिए आंधी आ गई, अब उजड़ गए हैं टेंट, अब देखिए ओले पड़ रहे हैं, बीमार पड़ गए किसान, अब देखिए पसीना, इतनी जो है गर्मी पड़ रही है कि ये किसान बीमार होके परेशान हो रहे हैं। यानी मैंने यहां तक पढ़ा कि कैसे कई महिला किसानों की और बाकी दूसरे पुरुष किसानों की भी जान गई क्रॉस करते हुए सड़क, यानी सड़क दुर्घटना में उस दौरान, क्योंकि 380 दिन गुजारना और वो भी अलग अलग भारत के हिस्से, उन हिस्सों से एक तरह से मतलब अभी भी ये हैरानी होती है कि कोई चमत्कार था जो हो गया, ये हो कैसे पाया।
और मुझे एक पत्रकार के तौर पर करीब 20-22 साल से मैं भारत की हर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो बड़ी घटनाएं हैं, जो घटनाक्रम हैं, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को बनाया है, भारत के लोकतंत्र को चुनौती भी दी है, संविधान को मजबूत किया है, कमजोर भी किया है, उसको मैंने कवर किया है। मैंने भूकंप से लेकर और बड़े बड़े सैलाब से लेकर बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए हैं। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे बहुत ही फख्र है इस बात को कहते हुए कि मैंने अपने राजनीतिक जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म का जो मेरा करियर था, उसमें मैंने 2 आंदोलन कवर किए, CAA, एंटी-CAA और किसान आंदोलन। और कभी मैं अगर कोई किताब लिखूंगी तो बहुत अहम ये 2 चैप्टर्स मेरी जिंदगी में और मेरा जो राजनीतिक पत्रकारिता का जो सफर मेरा अभी तक का रहा है, उसमें मुझे पत्रकार के तौर पर किस तरह से बदला इस आंदोलन ने। क्योंकि आप विश्वास कीजिए, जब भी लोग, मैं CAA पे भी थोड़ा बात करूंगी जरूर कि कैसे CAA आंदोलन ने भी, लेकिन पहले किसान आंदोलन, आज किसान आंदोलन का दिन है, उसकी जीत का जश्न का इतना अहम ये एक तरह से ये डॉक्यूमेंट है, मैं कहूंगी ये डॉक्यूमेंटेशन है, खासकर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, न सिर्फ कि उन लोगों के लिए जो अभी एक वयस्क हैं, वोटर हैं, मैं कहूंगी उन बच्चों के लिए भी जो स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं, वो लोग भी जो कि अगले चुनाव में वोट देंगे, उनके लिए भी ये अहम है कि 2020 और 2021 के बीच किस तरह से भारत के समाज ने उस वक्त में जबकि तानाशाही अपने चरम पर थी, उस वक्त में जब एक व्यक्ति के खिलाफ एक शब्द बोलना ईश निंदा माना जाता था, उस वक्त में देश का सबसे हाशिए का वर्ग, सबसे ज्यादा सताए गए लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से, वो तिरंगा लेकर किस तरह से सड़कों पर आए और उन्होंने भारत के लोकतंत्र की रक्षा की। तो इस बात के लिए मैं एक भारत के नागरिक के तौर पे भी मैं कहूंगी, मैं किसानों का, किसान यूनियनों का, किसान नेताओं का, खासकर पंजाब के लोगों का मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो लोकतंत्र जिसमें मेरा भी स्टेक है, क्योंकि एक नागरिक के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे मैं कवर करती हूँ संविधान की जितनी भी घटनाएं होती हैं राजनीतिक, लेकिन एक नागरिक के तौर पर इसी समाज का मैं एक हिस्सा हूँ। और जब किसान बाहर निकलते हैं, जब छात्र बाहर निकलते हैं, जब मुसलमान बाहर निकलते हैं, जब महिलाएं बाहर निकलती हैं, जब मजदूर बाहर निकलते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जब विपक्ष मजबूत होता है, तो आप यकीन जानिए एक एनर्जी होती है, इससे ऊर्जा मिलती है। जब हमारे देश का नागरिक कमजोर होता है, जब किसान, मजदूर, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, विपक्ष है, वो कमजोर होता है, तो जो मीडिया है, खासकर वो मीडिया जो सरकार के हाथों बिका नहीं है, वो मीडिया भी एक तरह से मैं कहूँ उम्मीद खो रहा होता है, उसकी भी ऊर्जा कम होती है, वो भी सोचता है कि उस पर जितना हमला हो रहा है क्या वो सह पाएगा। तो हमें एक दूसरे से एनर्जी मिलती है। यहाँ बहुत सारे तमगे अक्सर हमें मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं इंडिविजुअली, द वायर को भी मिलते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, हमारे पास बहुत हिम्मत है। मैं कहूंगी ये हिम्मत, ये ऊर्जा, ये साहस हमें समाज से मिलता है। जब समाज अपने अधिकारों को और अपनी आजादी को बचाने के लिए बाहर निकलता है, तो हमारे जैसे मीडिया हाउसेज और हमारे जैसे पत्रकार उनके समर्थन के लिए आगे बढ़ते हैं और हम एक दूसरे को ऊर्जा देते हैं और एक दूसरे को हम ऊर्जा देते हुए इस लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक लम्हा है और इसीलिए मैंने चुना। मैं ज्यादातर जो पब्लिक इवेंट्स हैं उनमें बहुत कम जाती हूँ और इसकी एक बड़ी वजह भी ये है कि मैं बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन से लोग ये समझें कि मैंने फला व्यक्ति की निंदा कर दी, उनकी आलोचना कर दी थी, कौन सा सर फिरा कब ये समझे कि किसी पब्लिक इवेंट में मैं मौजूद हूँ। मुझे मेरे जो वेल विशर्स हैं उन्होंने भी मना किया कि पब्लिक इवेंट्स में मैं ना जाऊँ, खासकर उन इवेंट्स में जो कि प्री अनाउंस्ड हैं। सुनने में आपको लग सकता है कि शायद ये बहुत कोई डर जाने वाली बात है। मैं कहूंगी इसे अंग्रेजी में सेल्फ प्रिजर्वेशन कहते हैं कि आप बचेंगे तो कल का दिन देखेंगे। तो जरूरी है कि आप बचे रहें ताकि आप कल का सूरज देखते रहें, क्योंकि शहीद होने में मेरे ख्याल से कोई बहादुरी नहीं है, जेल जाने में भी कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादा लोग वो चाहिए जो जेल से बाहर हो बजाय इसके जो जेल के अंदर हो, क्योंकि उन लोगों की आवाज उठाना भी बहुत जरूरी है जो जेल के अंदर है और इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि कुछ लोग जेल के बाहर भी रहें ताकि हम आवाज उठाते रहें। इसका मतलब सावरकर ने ठीक किया, माफी मांग के नहीं, सावरकर वादियों को मैं यहाँ से यही संदेश देना चाहती हूँ कि ना तो हम मुड़ेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम डरेंगे। लोकतंत्र के खंबे साफ तौर पर दिख रहे थे। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि एक परमानेंटली कोई ऐसी संजीवनी मिल गई लोकतंत्र को,
क्योंकि वो अपनी जिद पर कायम है कि वो लोकतंत्र को खतरे में डालते रहेंगे, संविधान की हत्या करने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। और हम भी अपनी जिद पर कायम हैं कि जब तक हमारी आखिरी सांस बचेगी हम अपने लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, अपने संविधान की रक्षा करेंगे। और मैं इसलिए भी यहाँ आई हूँ क्योंकि अधिकारों के साथ एक खास बात यह भी होती है कि आप अधिकारों की जितनी एक्सरसाइज करते हैं, जितना अपने अधिकारों को आप मानते हैं, उतना ज्यादा अधिकार आपको मिलते हैं। तो बोलने की आजादी की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि आप तमाम खतरे उठाते हुए बोलते रहें। और मैं बहुत खुश हूं कि आप तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ आए हैं। और मैं जानती हूँ हर कोई यहाँ कोई ना कोई खतरा उठाकर आया है। किसी को कोई कहेगा कि भाई देखिए एंटी नेशनल है, किसी को कोई कहेगा, मैं इस बात को भी अंदाजा है उस वक्त की, सोचिए खास धर्म, क्योंकि बहुत सारी पगड़ियां उस वक्त नजर आती थी और कैसे एक खास धर्म के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा एजेंडा, मतलब ये सोचिए आप वेल मीनिंग लोग भी जो कहते थे कि ये खालिस्तानी लोग हैं, इनको कनाडा से पैसा आ रहा है, इनको पाकिस्तान से, बहुत ही समझदार दिखने वाले बोलने वाले लोग भी जिस तरह से बोलते थे कि ये संभव ही नहीं है कि ये इतने दिनों तक ये आंदोलन चला लें। इन किसानों के पास अगर इतना पैसा है, इन सरदारों के पास अगर इतना पैसा है कि ये 1 साल आंदोलन चला सकते हैं, तो ये गरीब कहां से हैं? ये तो इतने अमीर लोग हैं कि देखिए ये तो जितने लोग वहां पहुंच रहे हैं सबको खाना खिला रहे हैं। देखिए इनके पास इनके टेंट, देखिए इनके टेंट में एसी लगा हुआ है। यानी आपके दफ्तरों में 24 घंटे एसी है और आपको लगता है कि ये आपका अधिकार है। मैं मीडिया के खासकर बात करूं, वो उनका अधिकार है कि आप 1 घंटे अपने वो 5 स्टार स्टूडियो से बाहर निकलकर रिपोर्टिंग करने नहीं जा सकते क्योंकि पसीना आ जाएगा, मेकअप खराब हो जाएगा, कोट पैंट नहीं पहन पाएंगे। लेकिन किसान को यह हक नहीं है कि वो पिज्जा खा सके, किसान को यह हक नहीं है कि वो एसी लगा सके, क्योंकि ये हक तो सिर्फ एक ही तरह के लोगों को मिला हुआ है जिन्होंने अपना जमीर, अपनी रूह सब गिरवी रखी हुई है। तो मैंने ये देखा कि किसान आंदोलन के दौरान कुछ जो ऐतिहासिक चीजें हुई, उनमें पहली बार ये देखा, कम से कम मेरे पिछले 20-22 साल के जो मेरा जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस रहा, कि पहली बार देश में न सिर्फ कि एक पॉलिटिकल पार्टी बल्कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ, और वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिसको ये माना जाता है कि जो देश का सबसे ज्यादा प्रभावी वर्ग है इस वक्त, साफ साफ में कहूं जो हिंदू अपकास्ट वर्ग है, जो हमारे देश को हमेशा से चलाता रहा और अभी सबसे ज्यादा उसका दबदबा है, उस आइडियोलॉजी का उसके मन मस्तिष्क पे सबसे ज्यादा कब्जा है। जिस सावरकर का, जिस आरएसएस का आप जिक्र कर रहे हैं, उस आइडियोलॉजी को सीधे सीधे चुनौती दी गई किसान मंच से, जो खासकर जो किसान आंदोलन का मंच था। दूसरी एक अहम बात जो देखी गई वो ये थी, जैसे कहा मैंने कि उन व्यक्ति का तो जिक्र हुआ ही बार बार जिसको ईश निंदा बताया गया, कि कैसे एक एक किसान ये कहता था कि मुझे पता है मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे मालूम है। यानी मैंने ये देखा कि न सिर्फ कि खेती किसानी, सबसे दिलचस्प बात तो इसमें यह है कि आप ये सोचिए कि इंटरनेशनल अफेयर्स, रूस में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इस पे किसान बात कर रहे हैं। कह रहे भाई नरेंद्र मोदी रूस जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हमें पता है कि ये क्या करके आ रहे हैं, वहां से कौन सा समझौता किसके साथ। मतलब आप ये देखिए कि पंजाब से आया हुआ एक किसान, उत्तर प्रदेश के मैं कहूंगी गाजीपुर से आया हुआ एक किसान, बिहार के देवरिया से आया हुआ किसान, यहाँ तक कि और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से भी जो किसान आए थे, वो ऐसे किसान जिसके पास पता नहीं छोटी मोटी जमीन रही होगी, अपना पेट किसी तरह से पालता होगा, वो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करने का उसके अंदर साहस था। और कैमरे माइक के सामने उसे पता था पूरा देश सुन रहा है, लेकिन जो एक सिटीजनरी जिसे हम कहते हैं, एक नागरिकता को संविधान और लोकतंत्र के केंद्र में लाने का काम भी किया किसान आंदोलन ने। कि एक जो गरिमा और जो एक मैं कहूंगी गुरूर जो होता है एक नागरिक का, अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर सकूं, जो एक गुमान, एक गुरूर होता है कि मैं नागरिक हूं, मैं सरकार बनाता हूं, मैं सरकार बिगाड़ता हूं, मैं प्रधानमंत्री बनाता हूं, मैं प्रधानमंत्री हटाता हूं। तो उस नागरिकता को भी जिंदा किया किसान आंदोलन ने ऐसे वक्त में जिसे मैं कहूंगी बहुत ही अंधेरा और एक भक्ति काल चल रहा है, कि वो कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे। अब महंगा तो पड़ेगा ही जब हमने शेर पाला है। देखो शेर गया, चीता लाया। कुछ लोगों ने जो है वो ट्वीट किया ऐसे सटायर करते हुए, मजाक करते हुए कि देखिए अभी एंकर्स जो है वो चीते
कि प्रिंट वाले कपड़े पहन लेंगे, तो चीते के नहीं मिले तो उन्होंने लेपर्ड के कपड़े पहन लिए, क्योंकि इतना फर्क भी तो बहुत मुश्किल है देखना कि लेपर्ड क्या होता है और चीता क्या होता है, और इतना पता होता तो फिर तो उनको चुनौती दी, उनकी जो मैं कहूंगी दैवीय जो शक्तियां थी उनको चुनौती दी, लोकतंत्र को कि मैं नागरिक का जो केंद्र में रखा वो रखा। और एक और खास बात जो थी वो थी कि किस तरह से जो दो बड़े कारोबारी थे, ये भी शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, पहली बार तो इतनी जानकारी होना कि ये दो लोग या जो बड़े दो घराने हैं, ये जो बड़े दो उद्योगपति हैं, इनकी वजह से हमें खतरा हो रहा है। उनको लेकर पोस्टर्स, बैनर्स मैंने देखे, बैरियर्स लगाए हुए थे कि इनके खिलाफ हैं हम। इतना क्लियर मैसेजिंग के साथ, इतना साफ संदेश के साथ बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं भारत में, इतने बड़े स्केल पे ना भी सही, पर देखिए आप आदिवासी, मजदूर, किसान, महिलाएं, ईसाई, मुसलमान, अलग अलग जगहों पर नॉर्थ ईस्ट के लोग, कश्मीरी, कभी न कभी अपने अधिकारों को आते, मतलब उनके लिए बाहर आते रहते हैं सड़क पे, लेकिन इतनी क्लियर मैसेजिंग के साथ हम किसान हैं, यही हमारी पहचान है, ये नेता हैं और ये उद्योगपति हैं और ये मीडिया है, हम इनके खिलाफ हैं। इतना क्लियर मैसेजिंग, मैं सोचती थी कोई रेडियो है ऐसा जो किसानों के बीच ये चलता है, कोई ऐसी कोडिंग की है मैसेजिंग आपकी, कोई सीक्रेट कोड वर्ड्स हैं आपके जो आप मोबाइल फोन्स पर भेज देते हैं, सबको पता होता है। पंजाब के किसान को उठा लीजिए या आप कश्मीर के किसान को उठा लीजिए, सबको पता है क्या कहना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल साफ संदेश है, कहना क्या है, चाहिए क्या, हमारा मैसेज क्या है और हम यहाँ क्यों हैं। और हर कुर्बानी उठाकर, हर खतरा उठाकर, बारिश हो, ओले पड़ रहे हो, गर्मी हो, ठंड हो, मैंने अपने एक रिपोर्टर साथी को भेजा, मैंने कहा जाइए जरा एक बार एक रात वहां गुजार के आइए सिंघू बॉर्डर पर, देखिए किसान क्या करते हैं रात में, क्योंकि बहुत सारा प्रोपेगेंडा था कि इन्होंने हीटर्स लगा रखे हैं, इन्होंने, जिसमें कोई खराब बात नहीं है अगर आपको ठंड लग रही है और आपने हीटर्स लगा रखे हैं। तो मेरे रिपोर्टर साथी शेखर तिवारी ने कहा कि वो पूरी रात वहां नहीं गुजार पाया क्योंकि उससे ये खतरा था कि वो बीमार पड़ जाएगा, जवान लड़का है, और उसने कहा कि उसने अपने साथ वो रजाई भी ली हुई थी, उसने कड़ाकड़ी की ठंड पड़ी थी, शायद दिसंबर एंड या जनवरी की ये बात है। उसने कहा 2-3 घंटे में वापस आ गया, इससे पहले कि उसकी हड्डियां जम जाए। और फिर मैं उन तमाम किसानों के बारे में सोच रही थी, उन बुजुर्गों के बारे में सोच रही थी, उन औरतों के बारे में सोच रही थी, 70, 75, 80 साल की वो महिलाएं जिन्होंने सीधे अपने गांव से, यानी पहले अपने मायके से अपने ससुराल के गांव गई और ससुराल के गांव से सीधे सिंघू बॉर्डर आते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कोई तीसरी चौथी चीज देखी ही नहीं। तो किस तरह से, जब परमजीत जिक्र कर रही थी महिलाओं का, महिला अधिकारों का, तो यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें हालांकि मुझे कहनी थी कि कैसे मीडिया के लिए भी मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ, मीडिया के रोल पर, कि पहली बार किसान आंदोलन ने, यानी जनता ने ये बताया, अब तक जो पलड़ा भारी था वो दरबारी मीडिया का था कि वो जब चाहते थे किसी को बदनाम कर सकते थे, वो जब चाहते थे किसी को तबाह कर सकते थे, वो जब चाहते थे किसी को जेल भिजवा सकते थे, खिलाफ जाके वो उसकी हत्या करवा सकते थे। लेकिन पहली बार जनता ने चाबुक अपने हाथ में लिया, वो जनता थी हमारी किसान जनता, जिन्होंने पोस्टर लगाए कि हम इन लोगों के खिलाफ हैं क्योंकि ये हमारे खिलाफ हैं, क्योंकि हमें ये बदनाम कर रहे हैं। तो हम अपने दुश्मन को पहचानते हैं। पहली बार उन लोगों को यह एहसास हुआ कि कोई वो सेलिब्रिटी मैं कहूं या कोई थर्ड रेट सेलिब्रिटीज नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिन्हें देश की आम जनता अपना दोस्त नहीं मानती। आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ, उसके बगैर मैं अपनी बात खत्म नहीं कर सकती, वो है सीए आंदोलन के बारे में। मेरे दिल के बहुत करीब है ये आंदोलन, क्योंकि मैंने खुद ये नहीं समझा था कभी कि वो महिलाएं जिनको कहा गया कि वो अपने पुरुषों के अधीन है, अपने पुरुषों की गुलाम है, वो महिलाएं जिनका दिन शुरू होता है निकाह के साथ और खत्म हो जाता है तलाक के साथ, उनके जो इश्यूज हैं, डे टू डे इश्यूज, उनके कोई मुद्दे नहीं है, उन्हें स्कूल नहीं जाना, उन्हें कॉलेज नहीं जाना, उन्हें नौकरी भी नहीं चाहिए, उन्हें कोई अधिकार नहीं चाहिए, वो किसी शादी ब्याह में नहीं जाती, उन्हें पता नहीं है कि उनके राजनीतिक अधिकार क्या है। सिर्फ पुरुषों के जरिए सताया गया एक समाज, अपने ही पुरुषों के जरिए। उन महिलाओं ने देश के सबसे मजबूत व्यक्ति को, सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए व्यक्ति को तब चुनौती दी जो वो अपने सबसे मजबूत रूप में उभर कर सामने आया
उन्होंने, मैं कहूंगी, एक जो धर्म आधारित राष्ट्र था और जो लोकतंत्र उसके बीच जो बनने जा रहा था, उसको मैं कहूंगी, कम से कम इतना कहना चाहती हूं कि उसको पोस्टपोन कर दिया। यानी एक लोकतंत्र और एक धर्म आधारित राष्ट्र के बीच में वो औरतें दीवार बन के खड़ी हो गई, और वो दीवार में जो ईंट बनी हुई थी वो एक एक औरत लगी हुई थी। तो इस मंच से मैं तमाम किसानों का, अपने जो साथी हैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और साथ साथ शाहीन बाग की अपनी बहनों को सलाम करना चाहती हूँ।